गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे व्याकरण क्या है, ध्वनि क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है, वर्ण के कौन कौन से भेद हैं, उन सब का परिभाषा, उनके कौन कौन से उदाहरण हैं, उच्चारण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है, किसी शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है और अक्षरों की संख्या कितनी है, मात्रा क्या है, लिपि क्या है, विभिन्न लिपियों में लिखी जाने वाली भाषा कौन कौन सी है, इत्यादि हम लोग जानेंगे। चलिए तो हम लोग प्रारंभ करते हैं व्याकरण से। व्याकरण क्या है? व्याकरण, जिसे इंग्लिश में ग्रामर कहा जाता है, किसी भाषा का वह शास्त्र जिसके द्वारा उस भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने के नियमों का ज्ञान होता है। स्पष्ट हो गया ना? उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। ये ध्यान देना बच्चों कि जिस तरह से गद्य में, काव्य में अलंकार का महत्व है, उसी तरह से व्याकरण में किसका महत्व है? गद्य खंड में क्या है? गद्य में व्याकरण का महत्व है। स्पष्ट हो गया ना? व्याकरण के बिना गद्य अधूरा होता है। जैसे अलंकार के बिना, छंद के बिना काव्य अधूरा होता है, रस के बिना। इसके अंग हैं कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ध्वनि क्या है? यह शब्दों की आधारशिला है। इसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। बात सही है। आ आदि जब मनुष्य की वागिंद्रिय का मतलब हुआ वाक मतलब बोलने वाली इंद्रिय द्वारा व्यक्त होते हैं, तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनके निम्नलिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लिखित रूप को, इनके लिखित रिटेन फॉर्म को वर्ण कहते हैं। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। वर्ण किसे कहते हैं बच्चों? उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। जैसे आ हर्ष वे दीर्घ, हर्ष वो दीर्घ इत्यादि, क ख ग घ ङ छ छ झ ञ इत्यादि। वर्णमाला क्या है? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने हैं? 52 हैं। तुम लोग बच्चे थे जब 46 पढ़े थे, लेकिन अब 52 पढ़ना, ये ध्यान देना होगा। हम लोग बढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं 52। सर एक बार गिन कर समझा कर बताइए। वर्ण के भेद भी होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण इत्यादि। तो स्वर की कौन कौन से हैं? अ, आ, हरस्व ए दीर्घ ई, हरस्व दीर्घ री, ए ऐ ओ। कितने हो गए टोटल आपके? 11। ठीक है। फिर स्पर्श व्यंजन हो गए, क ख ग घ छ छ ज ञ ट र त थ न प म। अर्थात कवर्ग के 5 वर्ण, चवर्ग के 5, टवर्ग के 5, तवर्ग के 5, पवर्ग के 5। कितने हो गए? 25। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, यार अलावा 4। इसके बाद उसमें व्यंजन है 4, तलावी समूर्धन्य सदंत सति नुसा और ह 4 हो गया। संयुक्त अक्षर है 4, स्र, त्र, ज्ञ, संयुक्त 6। इसके बाद द्विगुण व्यंजन है ड़, ढ़। ध्यान देना, ड के नीचे बिंदु है, ढ के नीचे बिंदु है। इनकी संख्या कितनी है? 2। इसके बाद अयोग वाह है, अयोग वाह अनुस्वार और विसर्ग है। कितना हुआ? 2। सारा जोड़ दो तुम लोग, 11, 25, 4, 4, 2, 2, टोटल कितना हो गया आपका? 25। ये कौन कौन से हैं एक बार तुम लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि कॉपी में नोट करने में किसी तरह का कोई कठिनाई ना हो। स्पष्ट हो गया ना? उच्चारण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री आता है, तीनों आता है। दीर्घ स्वर में कौन कौन सा आएगा?
आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। संयुक्त में कौन कौन सा आएगा? ए, ऐ, ओ, औ, 4 आएगा इसमें। ह्रस्व ई किससे मिलकर बना है? ह्रस्व ई तो इसमें है, इसमें ए, ऐ, ओ, औ आता है, तो अ या आ और ह्रस्व ई या दीर्घ ई से मिलकर ए बना है, तो यह संयुक्त होगा। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ के मिलने से जो स्वर बनता है उसे संयुक्त। वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण मूल ध्वनियों के उच्चारित रूप तथा उनके लिखित चिन्ह मात्र है। स्पष्ट हो रहा है ना? इसका खंडन नहीं किया जा सकता, पर अक्षर स्वरों और स्वरयुक्त व्यंजनों को कहते हैं, ये ध्यान देना होगा। ठीक है, और इनके खंडन हो सकते हैं, और अक्षर का खंडन करने पर वर्ण का निर्माण होता है, जबकि वर्ण का खंडन ही नहीं हो सकता। अगर खंडन करेंगे भी तो अक्षर का निर्माण नहीं होगा। कहने का मतलब है कि वर्ण का अगला स्टेप अर्थात आगे का स्टेप है अक्षर, वर्ण से बड़ा होता है अक्षर। जैसे रामायण, रामायण में वर्णों की संख्या कितनी है ये ध्यान देना। र में हलंत, धन आ, धन म में हलंत, धन आ, धन य में हलंत, धन अ, धन ण में हलंत, धन अ। एक बार गिनती करो तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कितना वर्ण है? 8। जबकि इसमें अक्षर कितने हैं? अक्षरों के लिए भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर। इसमें अक्षर है, एक रा है, दूसरा मा है, तीसरा य है और चौथा अण है। कितना हुआ? गिनती करो तो एक बार। 1 2 फिर से 1 2 3 और ये रहा 4। अंतर स्पष्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग मात्रा के पास। मात्रा क्या है? व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्रा कहते हैं। मात्राएं की संख्या कितनी है? 10। जैसे यह एक मात्रा है, एक मात्रा ये है, एक मात्रा ये है, एक मात्रा ये है, एक मात्रा ये है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। एक मात्रा ये है री का, ए, ऐ, ओ और एक औ। स्पष्ट हो गया ना बच्चों? ठीक है, तो ये मात्राएं हैं। अनुस्वार और विसर्ग का मात्रा नहीं होता, ये ध्यान देना होगा। अब हम लोग चलेंगे लिपि क्या है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? लिपि है। इसका एक और भी परिभाषा हो सकता है, मौखिक भाषा के मौखिक रूप को लिखित रूप प्रदान करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। लिपियाँ कौन कौन सी है? देवनागरी लिपि, इसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी, अर्थात जो तुम अभी भाषा पढ़ रहे हो ना हिंदी, वह देवनागरी लिपि में। नेपाली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, राजस्थानी, संथाली, सिंधी, ये सब देवनागरी लिपि में है। लैटिन या फिर रोमन लिपि में कौन कौन सा है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन। अरबी लिपि में कौन कौन सा है? अरबी, उर्दू, फारसी, कश्मीरी। यूनानी लिपि में कौन कौन सा है? यूनानी, कुछ गणितीय चिन्ह भी हैं यूनानी लिपि से लिए गए हैं। ब्राह्मी लिपि में प्राचीन काल में संस्कृत और पाली। गुरमुखी लिपि में पंजाबी। तमिल लिपि में तमिल। गुजराती लिपि में गुजराती। बंगाली लिपि में बांग्ला। कानो लिपि में जापानी। चीनी लिपि में चीनी। काजी लिपि में जापानी। अच्छा तुम लोग ये बताओ, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? निश्चित रूप से तुम अंग्रेजी कहोगे, है ना? हंसोगे भी, कहोगे कि सर अंग्रेजी नहीं तो कौन सा है, हिंदी है क्या आपका? तो ये तुम्हारा जो उत्तर है वो गलत है या सही है, उसका डिसीजन अभी होने वाला है। इसका सही उत्तर क्या होगा? चीनी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, क्योंकि पता है ना चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है। अब हम लोग चलते हैं, वर्ण के कितने भेद थे? 2 हम लोग पढ़े थे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के हो स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। ये व्यंजन
नो के उच्चारण में सहायक होते हैं, जैसे अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ री ए ऐ ओ औ। इनकी संख्या कितना है? इनकी संख्या है तुम्हारा 11। इनकी संख्या कितना है जी? 11। ह्रस्व स्वर क्या है? वे स्वर मूल या वे स्वर मूल या ह्रस्व या एक मात्रिक कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, जैसे अ ह्रस्व ई ह्रस्व उ री। बच्चों ये ध्यान देना, जब हम लोग इनका उच्चारण करते हैं किसका? ह्रस्व ई का, तो हम लोग पढ़ते हैं ह्रस्व, हर्षई नहीं, हर्षई नहीं, हर्ष ई नहीं। हर्ष तो लड़के का नाम है, हर्ष का मतलब खुशी होता है, ठीक है ना, प्रसन्नता होता है। ये ह्रस्व कहलाता है। हम लोग अधिकतर अशुद्ध उच्चारण करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। ये हर्षऊ नहीं है, ह्रस्व ऊ है, ये ध्यान देना होगा। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है, जैसे आ किससे मिलकर बना है? अ और अ से। दीर्घ ई किससे मिलकर बना है? ह्रस्व ई और ह्रस्व ई से। ह्रस्व दीर्घ ऊ ह्रस्व ऊ ह्रस्व ऊ से। ए अ ह्रस्व ई से। ये ध्यान देना होगा, अ या आ भी हो जाएगा यहाँ पर, आ या आ हो जाएगा, आ, ठीक है। ए आए आए, ये तो हो गया। ए अ और ए से। ओ अ और उ से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। अ और ओ से। स्पष्ट हो गया ना? दुगुना समय के कारण इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जब उच्चारण करते हैं तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में कुछ ज़्यादा समय लगता है, लगभग दुगुना लगता है, इसलिए से। व्यंजन वर्ण, जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट लेटर कहा जाता है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है जी? इनकी संख्या है आपका 33। स्पर्श व्यंजन, व्यंजनों में भी कई व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है? ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिए, स्पर्श का मतलब होता है केवल छूना। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें 5 विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, तुम लोग देख लेना स्वयं। वीडियो लंबा होने की वजह से मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तुम लोग का MB भी खर्च होगा। अंतस्थ व्यंजन क्या है? इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, अतः चारों अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर। अर्धस्वर जिससे सेमी वोवेल होते हैं ना, इंग्लिश में W और Y को सेमी वोवेल कहा जाता है, उसी तरह से इसमें भी। ये ध्यान देना, ये तुम लोगों के लिए नया है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? य, र, ल और व। उसमें व्यंजन क्या है? इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उसमें वायु मतलब हवा, घर्षण होगा, रगड़ होगा तो निश्चित रूप से गर्म हवा निकलेगा, से होता है, इसलिए इन्हें उसमें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है बच्चों? इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। कौन कौन सा? तीनों स हो जाएगा, तलव्य से मूर्धन्य से दंत स, और एक है ह। तो अभी इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे। ये होमवर्क के रूप में है, फेयर करते जाना। मैं कहूँ या ना कहूँ, फेयर आप लोगों को हमेशा करते रहना है। वो फेयर 2 तरह का होगा, एक कॉपी में और एक मस्तिष्क में। कॉपी में फेयर करने से ये फ़ायदे हैं कि आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी, रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। मस्तिष्क में फेयर करने का फ़ायदा है कि आप एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हैं, बेधड़क, बिना किसी डर भय का। तो आज का हम लोगों का यहीं समाप्त करते हैं।